Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So, hey guys, welcome back to your class and this is your Vijay here। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ePathshala के चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और दोस्तों पॉल साइंस करते करते हम आज 7th चैप्टर पे आ चुके हैं। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर का टॉपिक हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो हम सुरक्षा के दो डिफरेंट वेज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने सुरक्षा अगर होती है, सिक्योरिटी अगर होती है तो किन दो तरीके से होती है और कौन से दो प्रकार की चुनौतियां हमें सामना करनी पड़ती है और उससे हम कैसे निपट सकते हैं। ओके, उसी के ऊपर पूरे चैप्टर के अंदर बहस है इस चैप्टर के अंदर, और साथ साथ सुरक्षा के बारे में पूरी तरीके से सिक्योरिटी बेसिस पे वर्ल्ड के अंदर पीस बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए सिक्योरिटी लोगों को देकर इसकी स्थापना करने की कोशिश करी गई है। इसकी वजह से सिक्योरिटी पर काफी कुछ इस पे फोकस करने की कोशिश की गई है। तो हम एक एक करके समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, सबसे पहले आपको जानना होगा सिक्योरिटी होती क्या है। अब दोस्तों सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, आज को पता है कि आज के हमारे भारत देश के अंदर इतना कुछ सुरक्षा को लेकर कड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, हम आजाद नहीं घूम सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के हमले, अटैक या कुछ भी घटना होने के चांसेस होते हैं। सो दैट इज व्हाई एवरी कंट्री नीड टू मेक सिक्योर देयर सिटीजन। हर किसी कंट्री के अंदर नागरिकों को सुरक्षा मिलनी जरूरी होती है। यानी कि सुरक्षा होती क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ अगर हम बोले तो खतरे से मुक्ति पाना, यानी कि खतरे से आजादी पाना, यानी कि सिक्योरिटी मीन्स थ्रेट्स जितनी भी होती है उन सभी थ्रेट से आजादी पा लेना ही सुरक्षा है। अब सुरक्षा किसी कंट्री के लिए तो एक अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकता तो कुछ नहीं कर सकता वो। अब दोस्तों सिक्योरिटी बहुत टाइप की होती है, समझ रहे? सिक्योरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते एक वर्ड के अंदर, लेकिन बस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से मुक्ति। तो इसकी वजह से बोला गया कि खतरा किस चीज का हो सकता है। बुनियादी मूल्य जो होते हैं ना हमारे मतलब जो सेंटर कोर वैल्यूज होती है ना, उसको पूरी तरीके से खतरे से मुक्त करना ही सुरक्षा होता है। कोर वैल्यूज के अंदर यानी कि केंद्रीय मूल्य के अंदर जो बंदे सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उन लोगों ने इसको एनालाइज करा और बताया कि जीवन के अंदर जो केंद्रीय मूल्य है अगर उस पर किसी भी प्रकार का खतरा आता है तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं है। अब दोस्तों मूल्य कोर वैल्यूज होती क्या है, यानी कि बुनियादी मूल्य, केंद्र मूल्य होते क्या है? तो आपको पता ही है कि रोजमर्रा में होने वाले जितनी भी दिक्कतें होती है उन सभी से आजादी मिल जानी। किसी कारणवश अगर आतंकवादी हमला हो जाए तो उनके कोर वैल्यूज पे अटैक है। अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो हमारे सामने कितने छोटे छोटे खतरे मंडरा रहे हैं, अगर उन सभी खतरों को खत्म कर दिया जाए तो दोस्तों वो सही मायने में सुरक्षा कहलाएगी। एट प्रेजेंट टाइम जैसे कि आप सभी को पता है कि एवरी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी के बेसिस पे बहुत सारे कायदे कानून बनाती है। इसी वजह से हमें इस चैप्टर के अंदर सुरक्षा के बारे में डीपली समझने की कोशिश करनी होगी। तो आइए फिर हम समझते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और हम पता करेंगे कि गंभीर खतरे कौन कौन से होते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या कायदे कानून बनाने चाहिए। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। तो धारणाएं, नोटेशन दो टाइप की होती है, जिसमें से पारंपरिक धारणाएं हैं और उसके बाद गैर पारंपरिक नोशन है, यानी कि ट्रेडिशनल नोशन, नॉन ट्रेडिशनल नोशन। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नोशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब सुरक्षा के बारे में आपने बहुत पढ़ा और सुना तो होगा, लेकिन सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड होती है। मतलब अगर हम ट्रेडिशनल नोशन की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर इंसान अपने राष्ट्र के अंदर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा तो कहीं महसूस नहीं कर सकता। तो इसीलिए सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अंदर हमेशा जो बाहरी खतरा रहता है, दोस्तों मैं अभी आपको बाहरी बताने जा रहा हूँ, बाहरी खतरा, एक्सटर्नल जो बाहरी खतरे होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बाहरी खतरा ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले बाहरी खतरा होता है
सैन्य खतरा। दूसरे देश से सैन्य खतरा ही बाहरी खतरा है, क्योंकि आप सभी को पता है जब बाहर से कोई खतरा होता है ना, बाहर से कोई अटैक होता है, तो वो अटैक दोस्तों हमारी सोवरेनिटी, हमारा फ्रीडम, हमारे रीजनल एस्पिरेशन, आम नागरिक के जीवन के मूल्य, उन सभी को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों जब युद्ध होता है तो स्त्री क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, औरत क्या, मर्द क्या, सभी व्यक्ति को जंग में निशाना बनाया जाता है, जो सही मायने में उनके हौसले को तोड़ने के लिए और उनकी बुनियादी चीजों पर फोकस करने के लिए ये अटैक होते हैं। तो ये बाहरी खतरे होते हैं दोस्तों। और बुनियादी तौर पर अगर ऐसी समस्या कहीं बाहरी खतरा किसी भी देश के साथ होता है, चाहे वो भारत के साथ हो, चाहे वो इजराइल के साथ हो, चाहे वो साउथ अमेरिका के साथ हो, चाहे साउथ सुडान के साथ हो, किसी के साथ भी हो, उनके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। या तो बंदे आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि दूसरा पक्ष जो है उससे बिना युद्ध करे, युद्ध खत्म किए बिना, कोई विनाश हुए बिना अपना सरेंडर कर देंगे। तो एक तो ये तरीका होता है आत्मसमर्पण कर देना। दूसरा तरीका होता है कि आप पूरी तरीके से दूसरे पक्ष को हमला करने से रोके और उनके जो भी वादे हैं वो आप अनएक्सेप्टेबल लेवल पर मान ले। जैसे एग्जांपल के लिए आपको याद होगा 9/11 की एक घटना हुई थी अमेरिका में 2001 के अंदर, यानी कि 11 सितंबर को एक घटना हुई थी जिसने अमेरिका को दिल दहला दिया था। तो वहां पे आतंकवादी हमला जो ओसामा बिन लादेन ने करा था, वहां पर पूरी तरीके से चाहती तो अमेरिका उनके डिमांड्स को मान सकती थी, लेकिन उन्हें तो अटैक ही करना था, तो दैट इज वाई लोगों ने अटैक कर दिया। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया आत्मसमर्पण करना, और दूसरा या तो उनकी जो डिमांड है उनको पूरा कर दो। लेकिन तीसरा ये हर देश नहीं कर सकता, यानी कि एंड तक, मरते दम तक आप युद्ध लड़ते रहें और आप विजयी होने की कोशिश करें। तो जैसे कि आप सभी को पता है 1947 के बाद हमारे भी युद्ध हुए थे, 1965 में, 1971 के अंदर, 1999 में, तो ये युद्ध हुए थे और हमने एंड तक लड़ाई करी थी, जड़ तक इनको मारा था। लेकिन दोस्तों जब भी कोई सैन्य हमला होता है, बाहर से कोई भी हमला होता है, तो ये 3 सिचुएशन तो हमारे सामने रहती है, लेकिन हमेशा यहाँ पर कोशिश क्या करी जाती है, सुरक्षा नीति का संबंध होता है निवारक से रिलेटेड। सिक्योरिटी पॉलिसीज का मतलब है डेटरेंस से रिलेटेड, यानी कि युद्ध को रोकना, युद्ध की सीमाओं को कम कर देना। इसको सरल शब्दों में अपरोध कहा गया है। अब आपकी इंग्लिश में क्या है आप उसे सर्च जरूर करिएगा, अपरोध कहा गया है इसे। और इस सिचुएशन को, यानी कि युद्ध से होने वाले जितने भी नुकसान होते हैं, पारंपरिक अवधारणा के अंदर बोला गया है कि युद्ध से होने वाले जितने भी नुकसान होते हैं, सुरक्षा नीति के तहत हम अपरोध की स्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम युद्ध से होने वाले जितने भी विकल्प होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो ये तरीका होता है अगर आपका बाहर से सैन्य हमला हो तो चौथा पार्ट ऐसा बोला जाता है, ये तो हमने 3 पार्ट देख लिए, चौथा पार्ट होता है शक्ति संतुलन बनाए रखना, यानी कि सरकार अन्य देशों के साथ, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ शक्ति अनुकूल संबंध बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है। ऐसा क्यों करती है कंट्री? क्योंकि आप सभी को पता है आस पड़ोस के दोस्त चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो लोग एक दूसरे की जान के प्यासे भी होते हैं। इसी वजह से अगर कोई अटैक करने के लिए दूसरी कंट्री सोचे भी, तो सपोज मान लीजिए कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, अगर बी अटैक करने की ए पे सोच रही है, तो दोस्तों ए कंट्री अपने आप की इतनी ज्यादा मिसाइलें बना के तैयार करके बैठी होगी कि बी कंट्री उस पर अटैक करने की सोच ही नहीं सकती। इसी को ही बैलेंसिंग ऑफ पावर बोला जाता है, यानी कि ए कंट्री पूरी तरीके से अपने देश में कड़ी मेहनत करके नए नए बम बनाने की कोशिश करती है, नए नए आविष्कार करने की कोशिश करती है, और जो बी है उसको मजबूर हो जाना पड़े कि वो ए के ऊपर अटैक ना करे। इसे बोला जाता है सरल शब्दों के अंदर बिल्कुल बैलेंसिंग ऑफ पावर कर देना। मतलब ये लोग अपनी पूरी तरीके से क्या क्या चीजों की मेहनत कर लेते हैं, ये लोग अपनी सैलरी ठीक कर लेते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर लेते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी बेसिस पे दोस्तों ये पूरी तरीके से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो यूएसए, अगर आप यूएसए के ऊपर कोई भी कंट्री XYZ कोई भी कंट्री अटैक करने की सोचेगी, वैसे तो ईरान ने अटैक किया भी था रिसेंटली, लेकिन वो अपनी कंट्री के अंदर करा था। अगर आप यूएसए कंट्री ऊपर अटैक करते हैं दोस्तों, यूएसए से आपको जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शक्ति संतुलन के मुकाबले में यूएस अपार है, मतलब वो बिल्कुल इन्फिनिटी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हम उस जो शक्ति संतुलन होता है
चौथा विकल्प है हमारा, तीसरा विकल्प है हमारे लिए कि हम ये कर सकते हैं। और दोस्तों चौथा विकल्प यही होता है कि हम लोग गठबंधन बनाने की कोशिश करें। गठबंधन बनाने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। अगर ए और बी कंट्री आपस में युद्ध लड़ने जा रही है तो ए और बी की कंट्री का किसी न किसी कंट्री से अलायंस है, सी से इसका अलायंस है और डी से इसका अलायंस है और ई से इन दोनों का अलायंस है। इसे बोलते हैं गठबंधन बना देना। तो गठबंधन बिल्डिंग की वजह से ना आप देखेंगे कि ये ए और बी कंट्रियां एक दूसरे पे कभी भी अटैक नहीं करेगी। क्यों अटैक नहीं करेगी? क्योंकि लोगों ने गठबंधन बना रखा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि गठबंधन जो राज्य होते हैं वो कभी भी एक दूसरे पे सैन्य हमला नहीं करते हैं, वो डायलॉग से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार गठबंधन खुद के प्रॉफिट के लिए और खुद के फायदे के लिए भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो अगर आप किताब पे ज्यादा फोकस करेंगे वो नेशन इंटरेस्ट बेस पे होता है। नेशन इंटरेस्ट के बेस पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो मान लो कि यूएसए जो था उसका इराक से एक अच्छा संबंध था। अब उन लोगों ने एक दूसरे से गठबंधन बना रखे थे, लेकिन कोई हमला हुआ यूएसए के ऊपर और यूएसए पे कोई भी अटैक होता है दोस्तों, तो जो अटैक यूएसए के ऊपर हो रहा है अगर वो इराक के थ्रू हो रहा है ना, तो दोस्तों इराक से पहले यूएसए अपना गठबंधन तोड़ेगा, चाहे उसने किसी भी बेसिस पे कराओ, देन उसके बाद यूएस जो है इराक पर अटैक कर देगा। तो ये होता है नेशन इंटरेस्ट के बेस पे, जैसा कि अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 में भी किया था। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से निपटने के तरीके होते हैं सुरक्षा की अवधारणा के अंदर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यूएन के भरोसे गलती से ना बैठे, क्योंकि दोस्तों अपनी देश की सिक्योरिटी ना आपके खुद के हाथ में है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार की कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड होंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है या हमारे लिए अगर हम इसके मेंबर बने हुए तो ये हमारी कोशिश करेगी हमें बचाने की, ऐसा नहीं है। हर कंट्री को खुद को सक्षम होने की जरूरत है दोस्तों, ताकि दूसरी कंट्री उससे अच्छा संबंध करने की कोशिश करे, ना ही कि वॉर। तो इसमें यूएन को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएन है तो विश्व के अंदर सबसे बड़ी संस्था, लेकिन विश्व की राजनीति के अंदर यूएन हर जगह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए आपको खुद से क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको सक्षम होना पड़ेगा ताकि आप आने वाले समय में न्याय संगत रह सके और आप अच्छा स्टेप ले सके। ओके, दूसरी अगर बात करी जाए वो है इंटरनल यानी कि आंतरिक सुरक्षा के पारंपरिक तरीके दो प्रकार के, वो हमने पहले पढ़ लिया। बाहरी, अब आंतरिक पढ़ेंगे। दोस्तों आंतरिक खतरे बहुत सारे होते हैं, देश के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसमें से सेपरेट मूवमेंट चलाना। आपको ध्यान होगा कि हमारे भारत देश के अंदर तो वैसे भी कितने अलगाववादी आंदोलन चलते ही रहते हैं, उसको सरकार को जूझना है। टेररिज्म जैसे अटैक है उससे जूझना है, क्षेत्रवाद अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डिमांड है उससे जूझना है, जातीय संघर्ष है, एससी ओबीसी कोटा इन सब का झगड़ा चलता रहता है, सांप्रदायिक दंगे चलते रहते हैं और इवन कितनी सारी चीजें हैं जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया। इन सभी चीजों के लिए सरकार को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी भी चीज का इस्तेमाल करे, वो इन्हें करते रहना पड़ता है। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं इंटरनल है और इंटरनल के लिए सरकार कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर आपको ध्यान देने वाली बात फोकस ये करनी है कि अगर सरकार ऐसे ही इंटरनल प्रॉब्लम में फंसी रहेगी तो याद करो पाएगी, वो एक्सटर्नल मामलों को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए पारस्परिक सहयोग का कहने का मतलब यही है कि अगर हमें विश्व शांति बनानी है तो हमें सहयोग को आगे लाना होगा और हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि सैन्य हमला ही सबसे बड़ा हमला माना जाता है देश की सिक्योरिटी के लिए। इसलिए हम ये 3 काम कर सकते हैं, हम निशस्त्रीकरण कर सकते हैं, हम हथियार नियंत्रण कर सकते हैं, यहाँ विश्वास का निर्माण जो है एक दूसरी कंट्री के साथ बनाने की कोशिश करी जा सकती है। जैसे कि निशस्त्रीकरण की अगर बात की जाए तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि कुछ देशों को ना हथियार रखने छोड़ देने चाहिए, जिससे पूरे विश्व का विनाश हो सकता है। जैसे बायोलॉजिकल हो गया, उसके बाद जैविक हथियार हो गए, इन सभी ऐसे हथियार को रखने के लिए सरकार को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए या ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई भी बंदा जैव हथियार नहीं रखेगा। जिसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो एक समझौता भी साइन हुआ था, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बोलते हैं इसे, 1972 10 अप्रैल 1972 में ये साइन हुआ था। 22 स्टेट ने कंडीशन के हिसाब से साइन करा था, लेकिन 109 मेंबर्स ने इसको साइन कर लिया था और कहा था कि वो लोग पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण करेंगे।
निशस्त्रीकरण करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि वो किसी प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं रखेंगे जिससे पूरे यूनिवर्स को खतरा होता है। और दूसरा फिर एक और बातचीत हुई थी, वो हुई थी साइन ड्राफ्ट हुआ था 13 जनवरी 1993 के अंदर, केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। इस ऐसे हथियार बनाने या रखने पर प्रतिबंध लगाए गए थे और उस समय पे ऐसा बोला जाता है कि 181 से भी ज्यादा देशों ने साइन कर चुके हैं इसमें, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम 193 कंट्रियां इसमें साइन कर चुकी है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएट है कि ये कंट्रियां साइन करती है निशस्त्रीकरण के लिए कि ऐसे हथियार वो नहीं रखेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो, अमेरिका और सोवियत संघ जिस समय मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, उन्होंने इस संधि पर साइन करने से मना किया था। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा वो आर्म्स कंट्रोल करेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी उन लोगों ने करी थी और वो 1972 के अंदर हुई थी। इसका मेन मकसद ये था कि जितनी मिसाइलें उनके पास है ना, अब वो उनमें नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, उससे ज्यादा नहीं बनाएगी, समझ रहे। जिसपे इन्होंने एनपीटी के ऊपर बातचीत भी करी थी और उसके बाद इन्होंने और भी बात करी थी किन कंट्रियों ने जो निशस्त्रीकरण की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने एनपीटी पे बात करी, उन्होंने स्टार्ट पे बात करी, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये सारी चीजें हुई थी। और आपको याद होगा 1968 के अंदर हमने पहला चैप्टर भी पढ़ा है कोल्ड वॉर, उसके अंदर भी हमने देखा था कि इन्होंने कैसे एनपीटी पे साइन किया था, है ना। तो ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये सब कंट्रियों ने करा और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास जताना किसी कंट्री का किसी कंट्री पे। अगर हम एक दूसरी कंट्री के ऊपर विश्वास जताने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, विश्वास निर्माण की प्रतिक्रिया करेंगे, तो एक देश दूसरे देश के कभी भी क्या कहते हैं सेना के बारे में कभी कोशिश नहीं करेगा, बस ये कोशिश करेगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर सके। तो ये तरीका है जिससे गलतफहमियां दूर होगी और ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। सो नाउ वी गोना स्टार्ट नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, यानी कि कुछ ऐसे खतरे जो दिखाई नहीं देते हैं पर फिर भी हमारे मानव सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जो किसी स्टेट के लिए ज्यादा क्या कहते हैं घातक होती है। सिक्योरिटी की तो बात उसमें करी जाती है, लेकिन मानव की हिंसा के लिए उसमें बहुत सारे खतरे उसके सामने आते हैं। जैसे कि वो बंदा स्वतंत्रता से उसको दिक्कत हो सकती है, स्वतंत्रता उसकी खराब हो जाएगी, इवन उसके पास जो उसकी कोर वैल्यूज होती है ना, उसका भी उसको नुकसान झेलने को मिलेगा। तो मानव सुरक्षा, आपको पता है पिछली क्लास में हमने कोर वैल्यू की बात करी थी और कोर वैल्यूज सारी डिस्टर्ब हो जाती है, वो हमने काफी हद तक बात कर ली थी इसके बारे में। तो कोर वैल्यूज की वजह से मानव सुरक्षा दिक्कत में आ जाती है। लेकिन साथ साथ दोस्तों हमें ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1990 के बाद जब यूएसएसआर खत्म हो गया था और विश्व के अंदर सिर्फ एकमात्र शक्ति यूएस से बची थी, तो उसके बाद हमने देखा कि यार ग्लोबल लेवल पर ना बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, जो किसी भी देश में पूरी तरीके से हम अगर देखेंगे तो सिक्योरिटी सोल्जर के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे, सेना के बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता है इसमें। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी जिम्मेदार है। आतंकवाद कहाँ पनप रहा है किसी को नहीं पता। स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन से नए वायरस आ जाए, जैसे HIV एड्स है, ऐसे बहुत से वैश्विक खतरे हैं जो सामने मंडरा रहे हैं हमारे। जैसे कि नए जो खतरे जो सामने आते हैं हमारे, जैसे टेररिज्म है। टेररिज्म के अगर आप देखते हो कि आतंकवादी हमले ऐसे होते हैं जो राजनीतिक हिंसा के साथ साथ राजनीति की हिंसा में नागरिकों को भी जानबूझ के अंधाधुंध निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे खतरे के लिए अपारंपरिक खतरे हैं जिनसे निपटना होगा। तो टेररिज्म तो है ही, साथ में अगर मानवाधिकार की बात करी जाए तो बहुत से ऐसे कंट्री है जो अपने नागरिकों को नागरिक अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी या उसके बाद क्या कहते हैं जो असेंबल होने की, यानी कि पीस ऑफ असेंबल इकट्ठा होने की आज़ादी, इवन इकोनॉमिक आज़ादी नहीं देते, ना सामाजिक आज़ादी देते हैं। और इवन जो थर्ड टाइप के राइट्स होते हैं, जो कॉलोनिज्म पीपल्स होते हैं, उनकी जो जातीय संघर्ष होता है, इंडिजीनियस माइनॉरिटीज लोग होते हैं बेचारे, उनको भी सताया जाता है। तो ये तो एक देश की अपनी खुद की दिक्कत है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक के लिए खतरा है
तो सिंपल सी बात है, सुरक्षा बनानी पड़ेगी। दूसरा, ग्लोबल पॉवर्टी। जैसे कि आप सभी को पता है, लो इनकम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को गरीब से गरीब बनाती जा रही है। इसी वजह से जो वैश्विक निर्धनता है दोस्तों, उसको खत्म करने का हमें स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जनसंख्या ग्रोथ ज्यादा होती रही और पैसा कम होता रहा तो गरीब वर्ग दोस्तों हमेशा गरीब ही रहेगा। अब क्योंकि ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, किसी स्टेट की करेंसी का इन्फ्लेशन हो रहा है, किसी स्टेट की करेंसी का डिफ्लेशन हो रहा है, तो जहाँ पे डिफ्लेशन होगा वहाँ के लोग माइग्रेट होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान। इसलिए माइग्रेशन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर आती है, क्योंकि माइग्रेशन इंसान बेहतर जीवन की तलाश में करता है। गरीबी से निकलने के लिए बड़े बड़े स्टेट से बेचारे निकल के आ जाते हैं और राज्य के अंदर शरणार्थी का वो मतलब रिफ्यूजीज की लाइफ उन्हें जीनी पड़ती है, क्योंकि उनकी अपनी खुद की स्टेट्स के अंदर उनको खाना खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से ये लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट जैसे बांग्लादेश से हमारे देश में कुछ लोग आए हैं, और आजकल वैसे भी आपको पता है एनआरसी के बारे में चल रहा है हमारे देश के अंदर, सीए के बारे में चल रहा है, एनपीआर के बारे में चल रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे ही स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ही देश की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ही कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। इवन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लोग माइग्रेट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। जैसे अमेरिका में 16% है, यूरोप में 17% है, एशिया के बहुत से इलाकों में 11% है ना, अफ्रीका है 30% है। तो लोग माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट होने के बाद जाली वीजा बना लेना, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री के अंदर वो लाइफ नहीं जी पा रहे। तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। और सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिखाई नहीं देती है वो है महामारियां, क्योंकि ऐसी दिक्कतें जब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग माइग्रेट होते हैं तो एड्स है, बर्ड फ्लू है, सिंड्रोम करके है, सांस की बीमारियां है, इवन मलेरिया है, इबोला वायरस है, हेपेटाइट जो बड़ा फीवर होता है ना, डेंगू, मलेरिया, बुखार, हैजा, इतनी सारी दिक्कतें जो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट हो जाती है। इसके लिए जो दवा ही नहीं बनी है इबोला वायरस के लिए, तो इन समस्या को हमें कहीं ना कहीं अपारंपरिक धारणा के अंदर डालना पड़ता है, और इसकी वजह से इसे नॉन ट्रेडिशनल नोशन कहा जाता है। तो इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हर कंट्री की अपनी खुद की परिस्थिति होती है और उसके हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ग्लोबल लेवल पे अगर ये दिक्कतें हो रही है तो हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या के लिए अकेला काम नहीं कर सकता है। आतंकवाद कोई भी देश अकेला खत्म नहीं कर सकता है, बीमारियां कोई अकेला खत्म नहीं कर सकता है ना, गरीबी कोई अकेला खत्म नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जो हमें मिलकर लड़नी होगी। इसलिए कॉर्पोरेट सोसाइटी का निर्माण होता है, सहयोगी समाज बनता है दोस्तों, और सहयोगी समाज में हम गरीबी के लिए काम करते हैं, माइग्रेशन के लिए, शरणार्थियों के लिए, महामारियों के लिए। इन सब से नियंत्रण पाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करनी पड़ती है। सैन्य बल के व्याप में तो हम आतंकवाद और मानवाधिकार के उल्लंघनों को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों का क्या होगा? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमें सैन्य बल से हटाकर हमें इन इश्यूज को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए सहयोगात्मक जो मूल्य है दोस्तों, जिसे कॉर्पोरेट सोसाइटीज बोलते हैं, जैसे एट प्रेजेंट टाइम अगर आपको याद हो वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों वो काम कर रहा है कॉर्पोरेट सोसाइटी का, यूएनओ है वो काम कर रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी है दोस्तों वो काम कर रही है ना, उसके बाद IMF है दोस्तों वो काम कर रहा है, UNDP है वो काम कर रहा है। ऐसे बहुत सी कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को जोड़कर इन सारी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी समस्या पूरे वर्ल्ड के अंदर है तो बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनको भी सामने आना चाहिए चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। जैसे किसी भी कंट्री के लिए जो वहाँ के जो फेमस लोग होते हैं उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए। इससे अब इंटरनेशनल लेवल पर स्वयंसेवी संगठनों के थ्रू कहीं ना कहीं इन सारी बड़ी समस्याओं को हम पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भारत की क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इंडिया
भी कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि उसको इन सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे ग्लोबल पॉवर्टी हो, चाहे महामारियां हो, चाहे अपने देश के खुद के देश के अंदर अगर ये समस्याएं हो रही है तो वो कौन कौन सी है। सभी चीजों के लिए सुरक्षा के बेसिस पे भारत की क्या राय है, तो भारत की दोस्तों, भारत के सामने भी सैन्य खतरा मंडराता रहता है, चाहे वो पारंपरिक बेसिस पे हो या सीमा के बाहर से जो खतरा हो रहा है वो तो होता ही होता है, इवन सीमा के अंदर भी खतराएं हमें देखने को मिलता है। इसीलिए भारत ने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना रखी है। उसके 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स है जो पूरी तरीके से बढ़ाने की, यानी कि इसको ठीक करने की उन्होंने कोशिश करी है। जैसे सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री कैपेसिटीज, यानी कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अगर आपको ध्यान हो तो भारत और पाकिस्तान जैसे डिबेट्स हमारे चैनल न्यूज़ पे आजकल दिखाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान और चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है और सैन्य क्षमता के बिहार पे अगर देखा जाए तो वो काफ़ी आगे भी है और उसके लिए हमें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें खुद ना खुद सैन्य स्ट्रैटेजिक बेसिस पे हमें तैयार होते रहना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको याद हो 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, 1965 में, 1971 में, 1999 में और इवन 1962 के अंदर हम जब चीन से हारे थे। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आपको याद हो हमने परमाणु परीक्षण भी इसलिए ही करा था, न्यूक्लियर टेस्ट इसीलिए ही करा था 1974 के अंदर, ताकि हम लोग भी एक परमाणु हथियार से पूरी तरीके से लेस एक देश हो सके, क्योंकि आसपास कितने ऐसे देश हैं जो परमाणु लेस हैं और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है ये पूरी तरीके से शक्ति संतुलन ही है, बैलेंसिंग ऑफ पावर्स ही है, जो भारत ने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अपनाने की कोशिश करी है। दूसरा दोस्तों, गठबंधन बनाना एक पार्ट ये भी है कि हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए यूएन, सार्क और नेम जैसी चीज़ों के अंदर भारत ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और समय समय पर अगर याद हो तो भारत ने ही कहा था जैविक और रासायनिक हथियार वो नहीं रखेगा, निशस्त्रीकरण का पूरी तरीके से पालन करेगा। और इवन अगर आपको याद हो 1997 के अंदर जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो उसके अंदर भी जिस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरीके से हो रही थी, उसके लिए भी भारत ने 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल किया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो ज़मीन से निकल के उत्सर्जन होके आकाश में जाती है और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी कोऑपरेटिव बेसिस पे भारत ने अपना साइन किया था। तो इसीलिए वो पूरी तरीके से सहयोग करने की कोशिश करती है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उसको अपनाने की कोशिश की थी। और इवन उनके सामने भी, देश के सामने भी खुद के भीतर चुनौतियां होती रहती है। जैसे उन लोगों ने नागालैंड है, मिजोरम है, पंजाब है, कश्मीर है, वहाँ के जो उग्रवादी समूह के लोग हैं वो हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो उसके लिए भारत के सामने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार एक आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जो आप दूसरी बुक के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब ने नकलिस्तान की मांग करी थी तो कैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और सेना की मदद से ये पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करी। तो ऐसे जो हमारे पारंपरिक धारणा के अंदर जो आंतरिक चुनौतियां आती है ना, उसके लिए भी भारत हमेशा तैयार रहता है। अदर लास्ट पॉइंट है, पूरी तरीके से भारत इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए अपनी डेवलपमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना उसको काफ़ी सक्षम बनाने की कोशिश करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल रहते हैं, इसलिए गरीबी को ख़त्म करने के लिए, आर्थिक असमानता को ख़त्म करने के लिए अर्थव्यवस्था का विकास करना ज़रूरी है। तो देखिए अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर इस समय है या नहीं है। तो डेवलपमेंट के बिहार पे तो भारत के अंदर दंगे हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसलिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है किसी देश के लिए सिक्योरिटी पर्पस के बेसिस पे। तो ये भारत के पक्ष थे कुछ जो इस चैप्टर के अंदर उसने बताने की कोशिश करी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आपसे मुलाकात करेंगे। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।